वेलकम टू लेट्स एजुकेट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं लेखा लिपिक 2020 जो नोटिफिकेशन आई थी, उसका जो एग्ज़ाम 2021 27 सितंबर को है, उसके लिए रिवीजन क्लासेस रिवीजन क्लासेस नंबर ये रिवीजन क्लास नंबर 3 है। इसमें हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक छोटा सा कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज हम इसको करेंगे। डेप्रिसिएबल एसेट्स जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट देखिए वो एसेट है जो बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब है कि एक साल से ज़्यादा। जैसे कार है, अगर आपने कार खरीदी है तो वो एक साल से ज़्यादा आप बिजनेस में रखेंगे। हो सकता है 5 साल या 10 साल आप उसको यूज़ करें। तो जो एसेट एक साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है और ट्रेडिंग पर्पस से नहीं रखते, यानी कि इसको हम बेचने के मकसद से नहीं रखते, उनको कहते हैं फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट्स को हम डेप्रिसिएबल एसेट्स भी कहते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि फिक्स एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, जिससे उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन मीन डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, वो कम हो रही है। वो चाहे किस वजह से कम हो रही है, या तो आपने उसको यूज़ कर लिया, या आप कुछ समय व्यतीत हो गया, 1 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गया। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे तो फिक्स एसेट्स था। मान लीजिए एग्जाम्पल में देता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल पे। आप लीजिए एक बाइक है, आप आज एक नई बाइक लेके आए 1 लाख रुपए की। ठीक है। अब मान लीजिए ये बाइक आप लाए और आपको ऐसा कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई कि आपको ये नेक्स्ट डे ही ये बाइक आपको बेचनी पड़ गई। तो क्या कोई भी व्यक्ति आपसे 1 लाख की ये बाइक लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। वो आपसे भले ही 90,000 की ले या 80,000 तक की या 85,000 की ले लेगा, लेकिन वो पूरे 1 लाख रुपए आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो बाइक अब सेकंड हैंड हो गई है। उसका बाइक का भले ही यूज हो चुका है, वो सेकंड हैंड मानी जाएगी। इसलिए वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी कीमत जो है वो कम हो गई। ऐसे ही डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन जो एसेट पे लगता है वो उसकी कीमत को कम कर देता है। एक एसेट को जब हम यूज़ करते हैं कुछ समय के लिए, या हम कुछ ऐसे एसेट्स को यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर लेके आए और कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप्स आ गए जो हमारे बिजनेस को और भी अच्छा बढ़ाएंगे। तो अब वो पुराना वाला हमारे यूज़ का नहीं रहा, हमें अब नया वाला लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए एक एसेट का कुछ समय बाद यूज़ कम हो जाता है, उसकी ज़रूरत हमें कम हो जाती है, इसलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आपको बता दिया मैंने क्यों लगता है। ये आखिर होता क्या है? देखिए, ये वो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक एसेट को हम कुछ समय तक यूज़ करेंगे। ठीक है। उस यूज़ के पर्पज़ से जो हम उसमें उसकी वैल्यू में कमी आएगी, या कुछ समय व्यतीत होने पर 5 साल पुराना एसेट हो गया, उसके पुर्जे घिस जाएंगे, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसके पार्ट्स पुराने हो गए। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये एक डेप्रिसिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक परमानेंट, कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल सिंकिंग इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कहा जाता है। मतलब परमानेंट एक वैल्यू हो गई। मान लीजिए आपने बाइक ली थी 1 लाख की, अब उसकी कीमत कितनी रह गई? 2 साल बाद उसकी कीमत रह गई 80,000। तो ये अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 80 से वापस 1 लाख हो जाए। ये 80 से कम ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एक परमानेंट कंटिन्यूअस चेंज है, हर साल कम होती चली जाएगी। ठीक है। अब
डेप्रिसिएशन में बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डेप्रिसिएशन की बात करता है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन के क्या फीचर है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, फीचर्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कैश नहीं होता, इसमें सिर्फ कोई आउटफ्लो नहीं होता, इसमें सिर्फ वैल्यू कम होती चल जाती है। एक बार हमने पेमेंट कर दी, 1 लाख का एसेट खरीद लिया तो उसकी वैल्यू कम होती चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ खर्चा होगा, ये एक नॉन कैश है, इसमें कैश का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसका होता है, ये एक एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो ख़त्म हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। मान लीजिए एसेट पुराना हो गया, 20,000 की उसकी वैल्यू कम होगी, अब वो दोबारा बढ़ नहीं सकती, वो एक बार कम हो गई है। ठीक है, तीसरा इसका फीचर है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार कम होती चल जाएगी वैल्यू। जैसे जैसे आप एसिड को यूज़ करते चल जाएंगे उतनी ही तेज़ी से ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट में डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्लाइन होता है इन बुक वैल्यू ऑफ एसिड्स। जो एसिड की बुक वैल्यू है, डिक्लाइन इन बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू जो है वो कम होती धीरे धीरे आपकी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद दो कंसेप्ट आते हैं आपके, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन में और डेप्रिसिएशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों तीनों ये सेम ही है। बस सिर्फ इतना है कि जो डिप्लीशन है वो होता है माइनिंग के केस में। डिप्लीशन जो है वो किसके केस में होता है? जैसे आपने खदानें सुनी होंगी, माइनिंग के केस में होता है, जो माइंस होती हैं। जो आपने सुना होगा कि कोयले की खदान है, वैसी ऐसी ये जो माइंस होती हैं, इनमें क्या होता है, कोयला होता है, एक बार ये निकल गया तो दोबारा उसमें खदान में कोयला आपको नहीं मिलेगा, वो डिप्लीशन हो जाएगा। एक तरीके से वहाँ से वो डिलीट हो चुका है, अब वो वापस वहाँ पे कोयला नहीं आएगा। तो इसलिए जो माइंस होती हैं, इनको जो टर्म यूज़ किया जाता है वो डेप्रिसिएशन नहीं, वहाँ पे डिप्लीशन यूज़ किया जाता है। एक होता है अमोर्टाइजेशन। जो अमोर्टाइजेशन है वो आपका यूज़ होता है इंटेंजेबल एसेट्स। जो इंटेंजेबल एसेट होते हैं आपके, उन केस में आपका अमोर्टाइजेशन यूज़ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब में जो आपकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, वो अमोर्टाइज होती रहती है, उसकी कॉस्ट अमोर्टाइज होती रहती है यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं, देखिए हमारा जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल 27 सितंबर, 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो बैच है। और जो जिनका एग्ज़ाम अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम है वो इसको 27 सितंबर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, वो 28 सितंबर से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उनको बाकी जितनी भी क्लास हैं उनकी वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। हम 1000 MCQ प्रोवाइड करेंगे आपको, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों करवाएंगे और 10 मॉक टेस्ट आपको देंगे। के बाद अभी रजिस्टर करने पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये लिमिटेड डिस्काउंट है, सबको नहीं मिलेगा। जो पहले आओ पहले पाओ ये डिस्काउंट है, और इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाना है, फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करनी है, तब आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको पर्सनल मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज DM करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की। देखिए, डेप्रिसिएशन के कारण क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है।
सबसे पहले आता है वियर एंड टियर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम। सबसे पहले जो इसका कोज आता है वो है इसका वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब देखिए, जो मशीन होती है, मान लीजिए कोई मशीन है, वो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें कुछ खराबी आने लग जाएगी, कभी उसका कोई जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उसके घिस जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें उसका कैपेसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और इसके कई सारे फैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार है वो बाहर खड़ी रहती है तो उसके रेन में, बारिश में वो ख़राब हो सकती है, उसकी जो पेंट वेंट है वो सब ख़राब हो जाएगा। रेन, विंड, वेदर, वेदर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये भी एक इसका फैक्टर है कि इसकी वजह से जो एसिड है हमारा वो ख़राब होता चला जाता है। ठीक है, तो ये वियर टियर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम, समय के व्यतीत होने पर या इस्तेमाल करने पर जो उसमें खराबी आ जाती है, उसके कारण हमें उसमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। दूसरा, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। देखिए, जो ट्रेडमार्क कॉपीराइट होते हैं वो कुछ लिमिटेड समय के लिए होते हैं कि 10 साल का आपको कॉपीराइट मिल गया, 10 साल का आपको पेटेंट मिल गया है। ठीक है, जैसे जैसे उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो वैसे वैसे उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको एक्सपायर डेप्रिसिएशन उस पर लगाते हैं ताकि वो उसकी कॉस्ट को हम उसकी लाइफ में 10 जितने की लाइफ उसमें अमोर्टाइज कर सकें। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है ऑब्सोलेंस। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी चेंज। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब उससे उस टेक्नोलॉजी की मशीन मान लीजिए डबल काम करती है। मान लीजिए कोई पहले मशीन थी एम, वो 10 आदमी का काम करती थी, अब नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है बी, वो 20 आदमी का काम करती है। तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी मशीन को हटा देंगे और नई लगा लेंगे। इसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाया जा सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल फैक्टर, कई तरह के और भी फैक्टर होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। मान लीजिए एबनॉर्मल फैक्टर में आती है आपकी फायर, आग लग गई, मशीन ही ख़राब हो गई पूरी, तो पूरी की पूरी हमें उसकी डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। या फ्लड आ गया आपका, या अर्थक्वेक आ गया आपका, तो ये सब जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ये यहाँ पे एबनॉर्मल उसमें आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम जिनके थ्रू आपका डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, जिनसे आपका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ एसिड्स। देखिए, कॉस्ट ऑफ एसिड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसिड जो होता है वो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। क्या होती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट भी कहते हैं इसको। ओरिजिनल कॉस्ट आपकी होती है इनवॉइस प्राइस, जो उसका इनवॉइस प्राइस है, जितना उसका बिल में लिखा है वो प्राइस आपका इनवॉइस प्राइस होता है। ठीक है, एक तो आपका आ गया इसमें इनवॉइस प्राइस। क्या हो रहा है इसमें? एक तो आ गया इसमें इनवॉइस प्राइस। उसके बाद इसमें आता है उस मशीन को अदर कॉस्ट। उस मशीन को आपकी ला के और लगाने तक की जो कॉस्ट होती है वो होती है आपकी इंसिडेंशियल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी आपकी, फ्राइट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। ठीक है, ये सारी जितनी भी कॉस्ट है, मतलब एक मशीन को खरीद के लेके आने से लेके उसको पुट टू यूज़, जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाती, प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक की जितनी कॉस्ट है उसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज करते हैं, और वो सारी कॉस्ट जो है हम एसिड एसिड के कॉस्ट में हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें फ्राइट होती है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, या फिर मान लीजिए आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी, उस सेकंड हैंड मशीनरी में आपकी जो कॉस्ट है उसमें कुछ रिपेयर करवाना था, तो मशीनरी सेकंड हैंड थी, उसको चलाने के लिए हमने 5,000 का रिपेयर करवाया, तो वो भी आपकी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पुट टू यूज़ करने के लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, नेट रेसिडुअल वैल्यू। नेट रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है आपकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब लास्ट में हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए कोई एसिड है वो 10 साल के लिए आप बेच रहे हैं, कोई एसिड है वो आप 10 साल के लिए उसको
अपने पास रखेंगे और 10 साल के बाद उसे बेच देंगे। ठीक है, अब 10 साल के बाद बेच रहे हैं। आज उसकी कीमत थी, हम उसको 1 लाख के लेके आए थे, और हमें पता है उसमें लोहा है और काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत वो काम करेगा, तो वो 10,000 का बिक जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10,000 है ये उसकी रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, ये उसकी सेल वैल्यू है, इसको सेल्वेज वैल्यू भी हम कहते हैं। अब नेट रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए ये एसिड है, ये 10,000 का तो बिकेगा, लेकिन ये 10,000 का तब बिकेगा जब इसमें हम 1,000 रुपये का अलग से वो निकाल लगाएंगे। एक पार्ट आएगा जो मतलब बेकार हो चुका है, वो 1,000 का हम इसमें पार्ट लगाएंगे 10,000 में, तब जाके ये हमारा बिकेगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने 1 लाख की कार ली थी, उसमें 10,000 की अब उसकी कीमत रह गई है, तो लेकिन उसके टायर घिस गए हैं, उसका एक टायर घिस गया है, अगर हम उसका एक टायर 1,000 रुपये का डलवा देते हैं तो अब वो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 10,000 में वो बिक जाएगी। तो यहाँ पे 10,000 में से अगर हम 1,000 माइनस कर दे तो हमारी नेट कॉस्ट, नेट रेसिडुअल वैल्यू कितनी बची? 9,000। तो यहाँ पे जो रेसिडुअल वैल्यू होती है वो होती है उसकी स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर बात आती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट की। ठीक है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होती है इसकी? डेप्रिसिएबल कॉस्ट होती है आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से अगर आप नेट रेसिडुअल वैल्यू लेस कर दें तो वो आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाती है। यानी कि 1 - 2, जो 1 में ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से नेट रेसिडुअल वैल्यू आप माइनस कर दो तो वो आपका कॉस्ट डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद फोर्थ आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है कि हमने उसको कितने साल यूज़ किया। कौन सा यूज़? देखिए यहाँ पे कमर्शियल यूज़ आएगा, बिजनेस के पर्पज़ से यूज़, जो हमने बिजनेस के पर्पज़ से उसका यूज़ किया यहाँ पे हम वो देंगे। मान लीजिए एक एसिड है उसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन बिजनेस के लायक वो सिर्फ 8 साल ही रहा, 2 साल उसका बेकार, 2 साल पहले ही बेकार हो गया, तो उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 8 साल रही। यहाँ पे हम 10 नहीं लेंगे, जो उसकी फिजिकल लाइफ है वो 10 साल है, जो उसकी फिजिकल लाइफ है वो उसकी 10 साल है, लेकिन उसकी जो कमर्शियल लाइफ है वो उसकी 8 साल है, तो हम यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 साल ही देंगे। यहाँ पे जो कमर्शियल यूजफुल लाइफ है वो या तो फिजिकल लाइफ के बराबर होती है या उससे कम ही होती है। ठीक है, तो ये चारों कंसेप्ट हमें समझे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की। देखिए डेप्रिसिएशन में दो मेथड मेन होते हैं, दो मेथड जो आपके लॉ में मैंडेटरी होते हैं, मैंडेट बाय लॉ, वो दो होते हैं, बाकी 2 से 3 मेथड और भी होते हैं, लेकिन ये दो मेन मेथड है जो लॉ में आपके रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए एसएलएम मेथड है, इसको हम और नाम से जानते हैं, इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज मेथड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साल एक ही जैसी, हर टाइम पीरियड पे एक ही जैसी किस्त यहाँ पे जाती है। ठीक है, अब ये इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? देखिए इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो होता है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लेंगे हम कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इसकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब उसकी लागत जितने का कॉस्ट था, और उसमें से हम रेसिडुअल वैल्यू हम लेस कर देंगे, नीचे आएगा एस्टिमेटेड यूजफुल उसकी लाइफ, उसमें से हम डिवाइड कर देंगे उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसको, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी कार है, उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, 10 लाख है। ठीक है, वो कार हम 10 साल यूज़ करेंगे बिजनेस में, 10 ईयर्स उसकी एस्टिमेट लाइफ है, और लास्ट में हम उसको 20,000 में बेच देंगे। उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो
20,000। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेंगे, कॉस्ट कितनी है 10 लाख माइनस 20,000 रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर। तो ये आ गया 9,80,000 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आ गया 98,000। यानी कि डेप्रिसिएशन हर साल पर ईयर, हर साल हम इसमें 98,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे हर ईयर। ठीक है, तो 10 साल तक हम 98,000 का चार्ज करेंगे। तो जो उसकी एक कॉस्ट है एसेट की, वो पूरी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हर साल 98 ही लेंगे। तो ये इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हर साल यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। हर साल यहाँ पे हम सेम डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए, स्ट्रेट लाइन के बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी होते हैं हर मेथड के। लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही इजी मेथड है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला लगाना है या सिंपल परसेंटेज दी है तो परसेंटेज, और वो हर साल सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम एसिड्स को ज़ीरो वैल्यू तक डेप्रिसिएट करते हैं। ये याद रखना है आपको, एसिड्स को हम ज़ीरो वैल्यू तक डेप्रिसिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इक्वली इसको डिवाइड करते हैं, हर साल सेम रहता है। यही किस टाइप के एसिड के लिए यूज़ होगा, देखिए ये उस टाइप के एसिड के लिए होगा जैसे लीजोल्ड बिल्डिंग, ये उस जिनकी हम एस्टिमेटेड लाइफ एग्जैक्टली बता सकते हैं, भाई ये 10 साल यूज़फुल है, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट एक्यूरेट बता सकते हैं। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड आपका यूज़ होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये एक्यूरेट डेप्रिसिएशन नहीं दे पाता। जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है, मान लीजिए 10 साल अगर हम एसिड यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे जो एसिड है उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। वो इफेक्ट ये नहीं लेता, ये हर साल सेम डेप्रिसिएशन आपका चार्ज करता है। इस वजह से इस मेथड को थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो मेथड आता है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको एक और नाम से कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक कार है जिसकी सेम एग्जांपल लेते हैं 10 लाख है, और इसका 10 ईयर यूजफुल लाइफ है, और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो एसएलएम में हम डायरेक्ट क्या करते, सीधा 10% हम लेते। यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में आप 10 लाख लेंगे इंटू 10%। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 लाख। 1 लाख आप डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप फिर 10 लाख पे नहीं लेंगे, आप 10 लाख में से लेस करेंगे। ठीक है, आप 10 लाख में से लेस करेंगे 1 लाख, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन करेंगे, तो ये आएगा 90,000। ये सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन। ऐसे ही हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, ऐसे ही हम फोर्थ ईयर का निकालेंगे। तो ये एक तरीके से जो पहले साल 1 लाख आया, दूसरे साल 90,000 आया, तीसरे साल उससे भी कम आएगा, फिर उससे भी कम आएगा, ऐसे ये कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें डेप्रिसिएशन कम होता चल जाता है, एसिड की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। तो इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसीलिए कहा जाता है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसीलिए कहा जाता है। इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलता है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना हो, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाता है 1-n(s/c रूट इंटू 100। यहाँ पे आपका n है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपकी, और s है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू भी इसे हम कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सी है कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये अ, आपका डेप्रिसिएशन है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। मान लीजिए कॉस्ट है, कोई एसेट है, उसकी कॉस्ट है 9 लाख। ठीक है, लाइफ है 16 ईयर। ठीक है, और सैलवेज वैल्यू है 50,000। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 16 ईयर 50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100। तो ये आपका अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16.6%। ठीक है, तो ऐसी टाइप का आपका डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो निकलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये इसका फ़ायदा, ये मैं इस मेथड का फ़ायदा ये है क्योंकि ये रियलिस्टिक एजम्पशंस पे आपका वैल्यू निकलता है, मतलब जो रियल है एग्जैक्ट निकलती है। ये जो टाइम का इफेक्ट होता है कि धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, उसको ये लेता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये इनकम टैक्स में एक्सेप्टेड मेथड है। जो इनकम टैक्स है उसमें ये ही मेथड लिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स में कौन सा मेथड है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू है। और इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ये एसिड की वैल्यू को कभी भी ज़ीरो नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मेथड एसिड की वैल्यू जीरो करता है, वो स्ट्रेट लाइन है, और ज़ीरो नहीं करता, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और इनकम टैक्स में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, वो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे दो मेथड जो मेन थे वो यहाँ पे आपके हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मेथड एक वेरिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड का वेरिएंस का मतलब है ये लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि लिटिल डिफरेंस, हल्का सा इसमें डिफरेंस। ठीक है, बाकी ये सेम है। सम ऑफ डिजिट मेथड इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम से। अगर पूछा जाएगा एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड कौन सा होता है, तो ये सम ऑफ डिजिट मेथड होता है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे वो है ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू को हम लेस करेंगे। ठीक है, और जैसा कि ये मेथड है सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे डिजिट का सम होगा इनटू यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, जितने यहाँ पे ईयर्स बचे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट। टोटल ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, ये इसका मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपके इस मेथड में। कहता है एबीसी इज अ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 10 लाख। Estimated useful life and scrap life. Estimated useful life and scrap life for 10 years. और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1,20,000। मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1/1/14। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे मशीन पुट टू यूज फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे बैलेंस वैल्यू नहीं है, तो आप ये मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज ऑन 1/1/3/19। 2019 में निकालना है, तभी यहाँ पे बैलेंस आएगा। ठीक है, 19 से 20, 21, 22, 23, 24।
एक एक 19 कर देते हैं इसको, एक एक 19। यहाँ पे ये एक एक 19। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था इसका जो फॉर्मूला है वो है ओरिजिनल कॉस्ट जो कि है 10 लाख। ठीक, उसमें से हम माइनस करेंगे इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000 प्लस। अब यहाँ पे कितने साल बचते हैं, हम 2019 में हैं तो 2019 से कितने साल बचते हैं, यानी कि इसकी जो ईयर थे वो 10 ईयर थे। तो 1/4/2014 से 10 ईयर काउंट कीजिए, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2023 तक। ठीक है, आज की हमारी डेट क्या है, आज की हमारी डेट है वो है 1/19/2019। तो अभी कितने ईयर बचे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ईयर यहाँ पे बचे हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर बचे हैं, तो हम यहाँ पे 5 ईयर लिखेंगे। ये आपने फॉर्मूला देखा, यहाँ लिखना था नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग, कितने साल यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर बचे हैं, डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय था टोटल ऑफ ऑल डिजिट। टोटल ऑफ ऑल डिजिट, टोटल मतलब ये जो 10 साल है इसका टोटल, 10 का टोटल मतलब 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 2 1। तो इस सब का आपको टोटल करना है, 3 2 5 1 6 4 10 20 21 28 इस इतना, तो ये आएगा आपका 55। तो यहाँ पे ये आ गया 55। ठीक है, 10 लाख माइनस 1,20,000, और ये आ गया 5 1 जा 5 11 जा, और ये 1 लाख हो गया। यहाँ पे 10 लाख में से एक गया 9, 8,88,000, 8,80,000 ये आ गया। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 80,000। फिर 11 से ये 8 जा कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। सम ऑफ डिजिट मतलब इन डिजिट का सम होगा वो नीचे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 5 ईयर होता तो हम सिर्फ 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करते। ठीक है, ये मेथड। उसके बाद एक मेथड आता है मशीन आर मेथड, ये एक्चुअल मशीन आर के ऊपर होता है, कितनी एक्चुअल मशीन आर है डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। ये मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मशीन आर हम एक्चुअल में आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई कॉस्ट मशीन है जिसकी कॉस्ट है 3 लाख, इसकी कॉस्ट है 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है 2 लाख। ठीक है, और इसकी यूज़फुल लाइफ है, लाइफ नहीं यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर मशीन आवर्स के बेस पे चलेगी। टोटल वर्किंग आवर्स जो हैं वो हैं 24,000 आवर। एक मशीन है अपने पूरे लाइफ टाइम में 24,000 घंटे ही काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा दिया रहेगा आपको कि ईयर 1 से 3 तक वो सिर्फ 3,000 पर ईयर चली। ठीक है, 3 लाख की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू उसकी 2 लाख है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 2 लाख है। टोटल वर्किंग आवर कितने थे, टोटल वर्किंग आवर 24। टोटल वर्किंग आवर कितने दिए हैं 24,000, टोटल वर्किंग आवर 24,000 है आपके। और पहले 3 साल वो कितने चली, पहले 3 साल वो 3,000 पे 3,000 आर पर आवर चली, पर ईयर। ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3,000 आवर्स चली है पर ईयर, हर साल 3,000 आवर्स चली है, 3,000 आवर्स पर ईयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकलता है ऐसे। देखिए यहाँ पे ले लीजिए आप, कितने आर चली पर ईयर, 3,000 चली, टोटल कितने हैं 24, 24,000 में से कितने चली 3,000। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट होती है आपकी, नेट कॉस्ट होगी 3 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख आ गई, मतलब 1 लाख, और ये
यहाँ पे आप अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3030, ये उड़ेगी 8, 1/8, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, 8 2, 8 16 4। तो ये आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल मशीन आ रहा है। फिर आता है प्रोडक्शन। जैसे मशीन आ रहा होता है, इस बार क्या है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन है आपका। बेस्ड ऑन क्या है, प्रोडक्शन, कि कितना यूनिट टारगेट था और कितना हमने बनाया, उसके बेस पे जो मेथड होता है वो होता है प्रोडक्शन मेथड। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेन आपका एसएलएम और डब्ल्यूडीबी और सम ऑफ डिजिट मेथड ही। फिर आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसको बुक्स में। देखिए, दो मेथड होते हैं रिकॉर्डिंग करने के। एक तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट पे चार्ज करते हैं। दूसरा मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। दोनों मेथड है, कुछ कंपनी ये फॉलो करती है, कुछ ये फॉलो करती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा मेथड है। पहला है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, तो उसकी कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं जो आपको याद रखनी। सबसे पहला होता है आपका परचेज। जब आप एसेट को सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज। आपको पता है परचेज की एंट्री क्या होती है। परचेज की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी परचेज की एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन। ये ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, एंड पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लगता है, एसेट पे, टू एसेट अकाउंट। और ये इसकी पहली एंट्री। फिर एक और एंट्री होगी यहाँ पे, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कहाँ भेजेंगे, पी एंड एल अकाउंट में भेजेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी यहाँ पे एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाया जाए। ये बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। इधर लायबिलिटीज है, इधर आपकी एसेट है, ठीक है। यहाँ पे एसेट में आता है आपका फिक्स एसेट। मान लीजिए इतने का है, उसमें से हम यहाँ करते हैं लेस डेप्रिसिएशन, और ये यहाँ पे नेट फिगर आपकी दिखाते हैं। ये होता है आपका बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में हम इसको दिखाएंगे, उसमें से हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। अब आता है दूसरा मेथड, जहाँ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के चलेंगे। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहली एंट्री तो सेम है, जब एसेट परचेज करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री होगी जो ईयर एंड पे होगी, वो आपकी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, एसेट की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद एक एंट्री होगी आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हम जो दूसरी एंट्री करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में भेज देंगे। तो यहाँ पे दो एंट्री आपकी ये मेन है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में यहाँ फिक्स एसेट्स को हम, एक मिनट में आपको यहाँ पे ना फिगर दे देता हूँ जिससे आपको आसानी, ठीक है। मान लीजिए ये 1 लाख का एसेट था और इस पे 10,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये बचा 90,000 आपका बैलेंस। अब बात करते हैं इस मेथड में। इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम आपका फिक्स एसेट है उसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे लेंगे हम 1 लाख, और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन देंगे लायबिलिटी साइड में 10,000। ठीक है, तो इस मेथड में हम इसको लेस करके नहीं दिखाते, हम इसका एक प्रोविज़न बना रखा है, तो वो हम दूसरी साइड आपके इसमें दिखाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं किस चीज़ की, प्रॉफिट एंड लॉस की। मान लीजिए हाँ, डिस्पोजल ऑफ एसेट की बात करेंगे अब हम यहाँ पे बात करेंगे अब डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है? देखिए, डिस्पोजल ऑफ एसेट मतलब एसेट को हमने बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, एसेट को हमने बेच दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भी एंट्री कभी कभी पूछ ली जाती है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स की 2 से 3 एंट्री हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो एसेट होगा आपका, क्योंकि हमने कैश आ गया, एसेट बेच दिया। ठीक है, जो दूसरी होती है, इसमें भी डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक डायरेक्ट करते हैं, एक डिस्पोजल एसिड डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे। तो ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ। बैंक टू एसिड्स, फिर हम करेंगे एसिड्स अकाउंट डेबिट टू P&L अगर आपका प्रॉफिट आया। ठीक है, और इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एसिड अगर आपका लॉस आया। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी एक एंट्री करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरी ये करेंगे, लास्ट में आप चौथी एंट्री करेंगे जो प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, उस प्रोविज़न को हम भेज देंगे एसेट अकाउंट में। ठीक, ये 2 तो सेम ही एंट्री है, 3 यहाँ पे एंट्री आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, अगर हमने एसिड डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है, तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये तो सेम एंट्री है आपकी। दूसरी एंट्री क्या प्रॉफिट एंड लॉस की होगी क्या? दूसरी एंट्री यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगी 4 नंबर पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह आ जाएगा एसिड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू आपका एसिड डिस्पोजल टू डेबिट। यहाँ पे जो आपकी एंट्री आएगी वो आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल ही आएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ एसिड था वहाँ पे एसिड डिस्पोजल आ जाता है। ठीक है, बाकी सेम है, जहाँ एसिड है याद रखना, जहाँ एसिड है वहाँ एसिड डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी एंट्रीज में सारी सेम है, ये 2 एंट्री आपको याद रखनी थी, ये सेम है, यहाँ पे एसिड ये सेम हो जाएगी, 2 नंबर एंट्री बस एसिड की जगह एसिड डिस्पोजल आ जाएगा, इसमें भी एसिड की जगह एसिड डिस्पोजल आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो ये वाली है फोर्थ, और ये एक अलग से एंट्री होगी, ये फिफ्थ एक अलग से एंट्री होगी, जो एसिड को हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो डेप्रिसिएशन है, इसमें ज़्यादा इतना ही लगभग आपका इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया। और ये रिवीजन है, इसमें हम सारा डिटेल में तो नहीं कराएंगे क्योंकि वो आपका फिर क्लास वीडियो में होता है, और ऐसी ही हम वीडियो आपके लिए भेजते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें
सभी बच्चों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या वीडियो बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।